गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार करम विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान की ओर से ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपनी इस वीडियो में क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 पादप जल संबंध का अध्ययन करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा परासरण क्रिया का प्रयोग प्रदर्शन। कौन कौन से प्रयोगों के माध्यम से हम परासरण क्रिया को आसानी से पहचान सकते हैं। चलो तो आज हम अध्ययन करते हैं परासरण क्रिया के प्रयोगों के बारे में। परासरण क्रिया को हम दो प्रयोगों द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 थीसल कीप द्वारा परासरण क्रिया का प्रयोग। नंबर 2 आलू ओस्मोस्कोप द्वारा परासरण क्रिया प्रयोग। तो इन दो प्रयोगों के माध्यम से हम परासरण क्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में थीसल कीप द्वारा परासरण क्रिया के प्रयोग को अच्छे से समझा, जो कि हमें बहुत अच्छे से डायग्राम के साथ समझ में आया। तो चलो अब हम परासरण क्रिया के दूसरे प्रयोग आलू ओस्मोस्कोप द्वारा परासरण क्रिया को किस प्रकार से समझ सकते हैं, चलो देखते हैं। इसके लिए हमें आलू और कुछ सामग्रियां लेनी होगी। चलो तो हम नोट करते हैं। नंबर 1 आलू ओस्मोस्कोप द्वारा परासरण प्रयोग। इस प्रयोग को हम समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक बड़े आकार के आलू को लेते हैं। एक बड़े आकार के आलू का चुनाव किया जाता है। आलू का चुनाव करने के पश्चात आलू के छिलके को हटा लिया जाता है। तेज धार वाले चाकू की सहायता से आलू के छिलके को हटा लिया जाता है। जब आलू के छिलके को हटा लिया जाता है तो आलू को दो समान भागों में काट दिया जाता है। इस प्रकार से हमने आलू को दो समान भागों में काट दिया। तेज धार वाले चाकू की सहायता से आलू को दो समान भागों में हमने काट दिया। इस प्रकार से अब क्या करते हैं, तेज धार वाले चाकू की सहायता से आलू के मध्य में एक खांच बनाते हैं। इस प्रकार से आलू के मध्य में इस भाग को तेज धार वाले चाकू की सहायता से निकाल लेते हैं, जिसके कारण आलू में एक खांच निर्मित हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने आलू में से अंदर वाले भाग को बाहर निकाला तो आलू में इस प्रकार की खांच बन जाती है। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमारे आलू में खांच निर्मित हो जाती है, इस खांच के अंदर हम शर्करा विलयन भरते हैं। शर्करा विलयन को हमने भरा आलू की खांच के अंदर। शर्करा विलयन भरने के पश्चात शर्करा विलयन को हम आलपिन की सहायता से नोट कर लेते हैं। शर्करा विलयन के आयतन को हम नोट कर लेते हैं। आलपिन की सहायता से हमने शर्करा विलयन का आयतन ज्ञात कर लिया। यहाँ तक हमने इस आलू में शर्करा विलयन को भरा है। क्लियर है? अब क्या करते हैं, इस आलू को उठाकर जल से भरे हुए पेट्री डिस्क पात्र में रखते हैं। इस आलू को लिया हमने, जल से भरे हुए पेट्री डिस्क पात्र में रखा। इस प्रकार से आलू को जल से भरे पेट्री डिस्क में हमने रख दिया। क्लियर है जी? हमारी आलपिन हो गई। चलो तब इसका नाम भी लिख देते हैं, जलीय विलयन
याद रखना है कि आलू पूरा जल में ना डूबे, आलू का कुछ ही भाग जलीय विलयन में डूबा रहे। पेट्री डिश जलीय विलयन आलू ओलपिन, ओलपिन से हमने शर्करा विलयन का आयतन ज्ञात किया हुआ है। और शर्करा विलयन ठीक है, मैंने चित्र को नामांकित भी कर दिया। अब क्या करते हैं, कुछ समय पश्चात इस चित्र का पुनः अवलोकन करते हैं। अवलोकन करेंगे तो हमें शर्करा विलयन का आयतन बढ़ा हुआ दिखाई देगा, जिससे सिद्ध होगा कि जलीय विलयन में उपस्थित जल के अणु आलू की झिल्ली को पार कर शर्करा विलयन में मिल जाते हैं, जिसके कारण शर्करा विलयन का आयतन बढ़ जाता है, जो परासरण क्रिया को प्रदर्शित करता है। परासरण क्रिया की जो परिभाषा दी, पदार्थ के अणु, आयन या यौगिक यदि अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर या अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर यदि अर्धपारगम्य झिल्ली में से जाते हैं तो वो क्रिया कौन सी कहलाती है, परासरण कहलाती है। ये हमारी खाँच जो आलू है, इसकी खाँच में जो शर्करा विलयन भरा है उसका आयतन स्वतः ही बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, विलायक के अणु आलू की पतली परत झिल्ली को पार कर शर्करा विलयन में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण शर्करा विलयन का आयतन बढ़ा हुआ दिखाई देता है, जो कि परासरण क्रिया को प्रदर्शित करता है। चलो तो अब इसे देखते हैं। कुछ समय पश्चात इस डायग्राम का अवलोकन करने पर क्या पाएंगे। हम पाते हैं कि जो हमारा इंडिकेट सूचक था, यहाँ पे हमने ओलपिन लगाई हुई है, उससे अधिक भी शर्करा विलयन का आयतन बढ़ जाएगा, अर्थात आलू की पूरी खाँच शर्करा विलयन से भर जाएगी, जिससे सिद्ध होगा कि परासरण क्रिया के दौरान विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं। किसके माध्यम से, अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से, जो परासरण क्रिया को प्रदर्शित करता है। तो मैं नोट कर देता हूँ, बढ़ा हुआ शर्करा विलयन का आयतन तो आपको परासरण क्रिया के दोनों प्रयोग अच्छे से समझ में आए होंगे। थीसल कीप द्वारा परासरण क्रिया का प्रयोग और नंबर 2 आलू ओस्मोस्कोप द्वारा परासरण क्रिया का प्रयोग। मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ, परासरण क्रिया को जिस यंत्र या उपकरण की सहायता से मापा जाता है वो यंत्र ओस्मोस्कोप कहलाता है, जो कि बोर्ड परीक्षा में छोटे क्वेश्चन के रूप में आता है। तो आपको अच्छे से आलू ओस्मोस्कोप का प्रयोग प्रदर्शन समझ में आ गया होगा। अब आप जल्दी से इसका डायग्राम बना लीजिए। अब हम पढ़ते हैं परासरण क्रिया के प्रकार, कितने प्रकार का परासरण होता है। अपना नेक्स्ट टॉपिक परासरण क्रिया के प्रकार। परासरण क्रिया कितने प्रकार की होती है, चलो तो जानकारी लेते हैं। परासरण क्रिया मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। परासरण क्रिया मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है? नंबर 1 अंतः परासरण, और नंबर 2 बही परासरण। परासरण क्रिया मुख्यतः 2 प्रकार की, अंतः परासरण और बाह्य परासरण।
चलो तो अब इन दोनों प्रकार की परासरण क्रिया को फिर से एक डायग्राम की सहायता से समझते हैं। डायग्राम में हम क्या करते हैं, जल से भरा हुआ एक बीकर लेते हैं। जल से भरा हुआ हमने बीकर लिया। इस बीकर में जो विलयन लिया, उस विलयन को हमने अल्प पराशरी रूप में लिया, अल्प पराशरी विलयन। ठीक है, कांच का बीकर लिया, बीकर में अल्प पराशरी विलयन को हमने भरा। अब क्या करते हैं, कोई भी सामान्य पादप कोशिका को लेकर उसको इस जल से हुए इस अल्प पराशरी विलयन में रखते हैं। सामान्य पादप कोशिका को लिया और इसको इस अल्प पराशरी विलयन में रख दिया। अल्प पराशरी विलयन में रखने के पश्चात हम क्या देखते हैं, इस कोशिका के अंदर विलयन में उपस्थित विलायक के कण कोशिका के अंदर प्रवेश करने लगते हैं। अर्थात अल्प पराशरी विलयन में रखने के पश्चात विलायक के कण कोशिका के अंदर प्रवेश करने लगते हैं, जिसके कारण कोशिका अपने आकार में फूल जाती है। इस प्रकार से वो कोशिका आकार में फूल जाती है। तो वो क्रिया कौन सी कहलाती है, अंतः परासरण। तो किस प्रकार बता सकते हैं, यदि किसी सामान्य पादप कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में रख दिया जाता है तो जल या विलायक के अणु कोशिका के अंदर प्रवेश करने लगते हैं, तो उसे अंतः परासरण कहते हैं। अंतः परासरण के कारण कोशिका आकार में फूल जाती है, क्योंकि विलयन कोशिका के अंदर प्रवेश करेंगे तो कोशिका का आकार फूल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं सामान्य पादप कोशिका। ठीक है, माध्यम याद रखेंगे। अंतः परासरण के लिए कौन सा माध्यम, अल्प पराशरी माध्यम। जब सामान्य कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में रखा जाता है तो विलायक के अणु कोशिका के जीव द्रव्य में प्रवेश करने लगते हैं, जिसके कारण कोशिका का आकार फूल जाता है। तो वो क्रिया अंतः परासरण कहलाती है। एग्जाम्पल पूछे तो एग्जाम्पल में हम बता सकते हैं, यदि किशमिश को नमक के पानी में डाल दिया जाए तो किशमिश स्वतः आकार में फूल जाती है। अब बात करते हैं नंबर 2, बाह्य परासरण के कारण। बाह्य परासरण में क्या करेंगे, इसे भी इस डायग्राम की सहायता से समझ लेते हैं। बाह्य परासरण में हम क्या करते हैं भाई, आपको अंतः परासरण आसान समझ में आ गया होगा। अब नंबर 2 बात करते हैं बाह्य परासरण। अब नंबर 2 लिखिए बाह्य परासरण। बाह्य परासरण में क्या होगा, जब किसी सामान्य पादप कोशिका को अति पराशरी विलयन में रख दिया जाता है तो विलायक के अणु कोशिका से बाहर निकलने लगते हैं, जिसके कारण कोशिका का आकार सिकुड़ने लगता है। तो वह क्रिया बाह्य परासरण कहलाती है। अच्छे से समझ में आया होगा। जब किसी सामान्य पादप कोशिका को अति पराशरी विलयन में रख दिया जाता है तो कोशिका के अंदर उपस्थित जल या विलायक के अणु बाहर निकलने लगते हैं, जिसके कारण कोशिका सिकुड़ने लगती है। तो वह क्रिया बाह्य परासरण कहलाती है। अब बाह्य परासरण के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, चलो तो नंबर 1, अंगूर को चीनी के गाढ़े घोल में रखने पर अंगूर का सिकुड़ जाना। नंबर 2, फसलों को आवश्यकता से अधिक खाद देने पर फसलों का सूख जाना। ये दोनों एग्जाम्पल बाह्य परासरण क्रिया को बताते हैं, क्योंकि बाह्य परासरण के कारण कोशिका का जल बाहर निकलने लगता है, जिससे कोशिका अपने आकार में सिकुड़ जाती है। तो अब हमने परासरण क्रिया के दोनों प्रकारों का अच्छे से अध्ययन किया। अब हम बात करते हैं विलयनों के बारे में। विलयन कौन कौन से होते हैं, चलो तो आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं विलयनों के प्रकार। विलयन सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 समपराशरी विलयन, नंबर 2 अल्प पराशरी विलयन और नंबर 3 अति पराशरी विलयन। क्लियर है।
विलयन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, समपराश्रयी विलयन, अल्पराश्रयी विलयन और अतिपराश्रयी विलयन। समपराश्रयी विलयन किसे कहते हैं? जब किसी विलयन की सांद्रता और कोशिका द्रव्य की सांद्रता दोनों बराबर होती है तो ऐसा विलयन समपराश्रयी विलयन कहलाता है। अर्थात किसी विलयन की सांद्रता बराबर होती है किसके? कोशिका द्रव्य की सांद्रता के, तो ऐसा विलयन समपराश्रयी विलयन कहलाता है। उसके बाद अल्पपराश्रयी विलयन, जब किसी विलयन की सांद्रता कम तथा कोशिका द्रव्य की सांद्रता अधिक होती है तो ऐसा विलयन अल्पपराश्रयी विलयन कहलाता है। विलयन की सांद्रता कम तथा कोशिका द्रव्य की सांद्रता अधिक होती है तो वो विलयन अल्पपराश्रयी विलयन कहलाता है। अब इस विलयन में क्रिया कौन सी होगी? इस विलयन में जो क्रिया होगी वो होगी अंतःपरासरण की। हमें याद रखना है, यदि विलयन की सांद्रता कम है और कोशिका द्रव्य की सांद्रता अधिक है तो क्रिया अंतःपरासरण की होगी। क्लियर है? अब बात करते हैं अतिपराश्रयी विलयन। अतिपराश्रयी विलयन में क्या होगा? जब किसी विलयन की सांद्रता तो अधिक एवं कोशिका द्रव्य की सांद्रता कम होती है तो ऐसा विलयन अतिपराश्रयी विलयन कहलाता है। इस प्रकार के विलयन में जो क्रिया होगी वो होगी बहिःपरासरण की। बहिःपरासरण की। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा विलयन के प्रकार। विलयन 3 प्रकार के, समपराश्रयी विलयन, अल्पपराश्रयी विलयन और अतिपराश्रयी विलयन। विलयन की सांद्रता, कोशिका द्रव्य की सांद्रता समान होने पर समपराश्रयी विलयन, विलयन की सांद्रता कम, कोशिका द्रव्य की सांद्रता अधिक होने पर अल्पपरासरण, अल्पपरासरण के द्वारा अंतःपरासरण की क्रिया दर्शाई जाती है। अतिपराश्रयी विलयन, विलयन की सांद्रता अधिक एवं कोशिका द्रव्य की सांद्रता कम होने पर ऐसा विलयन अतिपराश्रयी विलयन कहलाएगा। अतिपराश्रयी विलयन के दौरान बहिःपरासरण की क्रिया होती है। तो आप चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, परासरण क्रिया का महत्व। चलो बात करते हैं परासरण क्रिया का महत्व। परासरण क्रिया का महत्व किस प्रकार होता है, चलो इसे देखते हैं। जड़ों द्वारा जल अणुओं का अवशोषण परासरण क्रिया के द्वारा ही होता है। जड़ों में जो मूल रोम पाए जाते हैं वो जल अणुओं का अवशोषण परासरण क्रिया द्वारा ही कर पाते हैं। नंबर 2, कोशिकाओं के मध्य जल का संवहन परासरण क्रिया के द्वारा होता है। नंबर 3, रंध्रों का खुलना एवं बंद होना भी परासरण क्रिया पर निर्भर करता है। नंबर 4, बीजाणु धानियों का स्फुटन भी परासरण क्रिया पर निर्भर करता है। नंबर 5, पौधों में शुष्कन एवं हिमीकरण, अर्थात पौधों को शुष्कता से एवं अधिक ठंड से बचाने के लिए जो प्रतिरोधकता उत्पन्न होती है या पाई जाती है वो भी परासरण क्रिया के द्वारा होती है। इसके द्वारा फल, फूल, पत्तियों आदि को आकृति प्रदान करने का जो कार्य होता है वो भी परासरण क्रिया पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार परासरण क्रिया का पादपों में निम्न महत्व होता है। जड़ों द्वारा जल का अवशोषण, कोशिकाओं के मध्य जल का संवहन, रंध्रों का खुलना एवं बंद होना, बीजाणु धानियों का स्फुटन और पादपों में शुष्कन एवं हिमीकरण से प्रतिरोधकता। तो सबसे जो मोस्ट टॉपिक है वो बोर्ड परीक्षाओं में जो छोटे क्वेश्चन के रूप में आता है, रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस क्रिया पर निर्भर करता है, तो आप आसानी से बता सकते हो रंध्रों का खुलना एवं बंद होना परासरण क्रिया पर निर्भर होता है। आपको यह वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक जीव द्रव्य कुंचन एवं अंतः शोषण की क्रिया का अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही आप लगातार चैनल को देखते रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। ठीक है, धन्यवाद।